हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बजट 2020 का पूरा एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड किया है जो कि बजट से संबंधित है। उसमें जो भी सरकारी डेटा है, सोर्सेस है, उसके माध्यम से वहाँ पर डेटा दिखाई गई है। इस वीडियो में मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँगा। इसके बाद भी बजट से संबंधित और कई वीडियो आएंगे, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस पे वीडियो अपलोड करें हम बजट से संबंधित एनालिसिस करके, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बजट 2020 में जो अनाउंसमेंट किया गया है उसमें जो 4 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए गए हैं वो है, एक यहाँ पर किसान रेल, दूसरा यहाँ पर कृषि उड़ान, तीसरा है आईएनडी एसएटी एग्ज़ाम और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो इसी से संबंधित और भी कई प्रकार के ऐसे अनाउंसमेंट किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस पूरे बजट में, जिसमें एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, जॉब और इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी है देश के अंतर्गत, उसको सुधारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि ये जो बजट लेकर के आया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर जो 3 प्रोमिनेंट थीम थे उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। मतलब यदि आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे बजट से संबंधित कुल कितने यहाँ पर थीम थे, तो इस बजट से संबंधित कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 थीम थे। ये 3 थीम कौन थे? तो देखिए, यहाँ पर था एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरा था यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड तीसरा था यहाँ पर केयरिंग सोसाइटी। तो ये यहाँ पर 3 थीम थे और ये 3 थीम जो है ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीनों में से दे दिए जाएंगे और आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि की स्कीम क्या क्या थे यहाँ पर 2020 बजट के लिए। तो देखिए, जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, कृषि रेल, कृषि उड़ान और किसान रेल, कृषि उड़ान, इंडिया सेट एग्ज़ाम और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो यहाँ पर 4 जो मुख्य स्कीम थे जो कि यहाँ पर लेकर के आया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो किसान रेल है ये क्या होगा, ये क्या है और किस प्रकार कार्य करेगा। तो जो किसान रेल है ना, ये पीपीपी मॉडल पर काम करेगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट के तहत इसको लेकर के आया गया है, जो कि एक पेरिफेरल गुड का टाइप करेगा ये। मतलब इसके माध्यम से ऐसे कोचेस बनाए जाएंगे जिसमें रेफ्रिजरेटर रहेगा और उसकी मदद लेते हुए जो भी, मतलब इंडिया के इंटरनल पार्ट में जो भी किसान वाले क्षेत्र है जहाँ पर फ्रूट का अच्छा खासा प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ से इनको ले जाया जाएगा। कहाँ पर? कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में मतलब जहाँ पर मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसके बाद के जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पर शिप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो अभी तक क्या होता था कि अभी तक यहाँ पर सड़क के मार्ग से यहाँ पर लेके जाया जाता था, तो उससे बहुत सारा समय लगता था और बीच में बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती थी। तो उसी का जो प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को समाधान के लिए ये योजना लेकर के आई गई है। फिर तीसरा है यहाँ पर कृषि उड़ान। तो देखिए, कृषि उड़ान जो है इसका जो संबंध है पूरा ये जो नागर उड्डयन मंत्रालय है उससे इसका संबंध है। ये नागर उड्डयन मंत्रालय इसका संचालन करेगा। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी फ़्लाइट की फ्रिक्वेंसी है उसको यहाँ पर बढ़ाना है, जिसके माध्यम से जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो ट्राइबल्स एरिया है उसको यहाँ पर मेन जो कह सकते हैं यहाँ पर कि मुख्य धारा है डेवलपमेंट की, उससे यहाँ पर जोड़ना इसका मुख्यतः उद्देश्य रहेगा। फिर जो हम बात करते हैं तीसरा, यहाँ पर तीसरा बात किया गया है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लेकर के आया जाएगा जो कि 4 वर्षीय योजना रहेगा। इस योजना में 1480 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 4 वर्षों तक जो जितने भी टेक्निकल मतलब टेक्सटाइल है उसको टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें और इम्प्रूवमेंट करना इसका उद्देश्य रहेगा। फिर चौथा है यहाँ पर विवाद से विश्वास स्कीम। तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना लेकर के आया गया है फाइनेंस मंत्रालय के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि यह एक योजना जो है मुख्यतः टैक्स पेयर के लिए है। ये मतलब वे लोग जो टैक्स पे नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर समय दिया गया है कि 31 मार्च 2020 तक यदि वह अपने टैक्स को पे कर देते हैं तो उन्हें पर किसी प्रकार का कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, जो कि अभी तक लगाया जा रहा था। तो ये यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो टैक्स पेयर हो उन्हें सरकार के प्रति विश्वास जागे और वो लेट होने के बाद भी टैक्स को पे कर सके, इसलिए ये स्कीम लेकर के आया गया है। और इस
जो बजट है, बजट में और भी ऐसे बड़े बड़े क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो देखिए इस बजट में ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें से मुख्य अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर पेन आधार योजना एक है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि ऐसे लोग जिनके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है, उन्हें अब अतिरिक्त कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा। उनके पास यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के तहत ही उन्हें सेल्फ पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा। ये इस स्कीम के तहत किया जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई गई है, जिसके तहत क्या होगा, तो देखिए इसमें एक डिग्री के समतुल्य एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स लेकर के आया जाएगा जो कि डिप्लोमा होगा, लेकिन वह डिग्री के समतुल्य होगा। इसे बनाने के लिए देश की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार करेंगी, और ये फ्रेमवर्क तैयार करके उसके लिए कोर्स डिज़ाइन करेंगी। तो ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई जाएगी। फिर जो तीसरा है यहाँ पर इंडिया एसएटी आईएनडी एसएटी एग्ज़ाम। इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें एक नया अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके तहत आईएनडी एसएटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़ हैं वो उनके स्टूडेंट या छात्र अगर इंडिया में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम जो होगा आईएनडी एसएटी नाम से कंडक्ट होगा। तो ये जो फॉरेनर कंट्री जैसे अफ्रीका और एशियन कंट्री, यहाँ के लोग यहाँ पर आकर के पढ़ने के लिए एग्ज़ाम देना होगा। फिर यहाँ पर जो चौथा अनाउंसमेंट किया गया है वो किया गया है यहाँ पर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो कि संस्था जो कार्य करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इसे रखा जाएगा, और यह जो बनाया जाएगा ये कोलकाता में इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये एक पूरे भारत मतलब कह सकते हैं कि इंडिया लेवल की एक इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी, जैसे आईआईटीज़ आईआईएम्स होते हैं उसी लेवल पे ये एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये अनाउंसमेंट किया गया है कि भारत 2023 में 2022 में 22-23 में क्या करेगा कि G20 की प्रेसिडेंसी करेगा। मतलब भारत 2022 में जो G20 ग्रुप है उनकी मेज़बानी करेगा। मतलब जो 2022 में क्या होगा कि G20 की पूरी जो समिट होगी वो भारत में होगी। तो भारत ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ताकि उसकी तैयारी के लिए खर्चे में जो भी वहाँ पे खर्चा होगा उसको अच्छे से तैयारी किया जा सके। और 2022 में ही भारत अपनी आज़ादी का 75 ईयर भी सेलिब्रेट करेगा। तो इसीलिए ये जो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि गौरवान्वित करने वाला समय रहेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए यहाँ पर 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। फिर टूरिज़्म की बात करें हम, तो टूरिज़्म में जो अनाउंसमेंट किया गया है यहाँ पर 5 आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब 5 पुरातात्विक जगहों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, जिसको यहाँ पर आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करना होगा, और उसके साथ साथ उन्हें एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम बनाना होगा। तो ये 5 जगह कौन सी है, तो इसमें देखेंगे आप कि एक राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है वर्तमान में, हस्तिनापुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है, शिव सागर है जो कि आसाम में है, धोलावीरा है जो कि गुजरात में है। फिर यहाँ पर देखेंगे अदिचालुर जो कि तमिलनाडु में है। इन 5 जगहों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, जिन्हें यहाँ पर आइकॉनिक साइट बनाया जाएगा, जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है इतिहास में। और यहाँ पर इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो इतिहास में दर्ज है उनको यहाँ पर म्यूज़ियम के रूप में बनाना है, ये इसका उद्देश्य रहेगा यहाँ पर। फिर जो अन्य घोषणा की गई है इसमें यदि आप देखेंगे तो सागर मित्रा यहाँ पर बनाने का जो अनाउंसमेंट किया गया है इसका क्या उद्देश्य रहेगा। देखिए जो सागर मित्रा है ना वो ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को जोड़ करके जितने भी मतलब वे क्षेत्र जहाँ पर फिशरीज की जाती है मतलब मछली पालन किया जाता है वहाँ पर 500 फिश फार्मर का प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मतलब संस्थाएं बनानी है, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो युवा हैं उस युवा को वहाँ पर मछली पालन के लिए अच्छी तकनीक उन्नत की जा सके, ये इसका उद्देश्य रहेगा। फिर यहाँ पर जो 8वां घोषणा किया गया है वह ये है कि जो एक ऐसी मतलब वीजीएफ मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसके माध्यम से क्या होगा कि इसके माध्यम से जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं मतलब ऐसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। वे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मतलब आयुष्मान भारत जो योजना है उस योजना के तहत अगर वहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए वहाँ पर 100 ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके माध्यम से वहाँ पर हॉस्पिटल बनाना है और अच्छी वहाँ पर मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड करानी है।
इसके बाद यहाँ पर जो अगली घोषणा की गई है वो रोड एंड हाईवे के लिए किया गया है। तो रोड एंड हाईवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने का जो प्रपोज्ड है उसको कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 2023 डिसाइड किया गया है। फिर रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में यहाँ पर तेजस जैसी अन्य ट्रेनों को चलाने की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें गवर्नमेंट ने जिसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ने जो रेलवे की जो भूमि है, जो कि ट्रैक है, उसके पास जो खाली भूमि पड़ी रहती है, खाली भूमि रहती है, उस खाली भूमि पर यहाँ पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और उस सोलर पैनल की मदद से जितने भी जो लैंड है रेलवे की वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत रखा गया है। फिर यहाँ पर इनकम टैक्स वालों की अगर हम बात करें कि जो पर्सनल इनकम टैक्स वाले पेयर्स होते हैं उनको यहाँ पर इंडिविजुअल टैक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति जो पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर के आता है उसके रेजीम को यहाँ पर इंडिविजुअल में कर दिया गया है कि वह व्यक्ति खुद ही इनकम टैक्स को अपने फिल कर सके। अगर यदि वो ऐसा करता है तो उसको बहुत बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा और ऐसे बहुत सारे जो टैक्स के स्लैब है उसको भी यहाँ पर कम किया गया है। फिर हम बात करते हैं कि किन किन सेक्टर्स को क्या क्या मतलब कितने रुपए बजट का अलोकेशन हुआ है। तो इस फिजिकल ईयर 2021 में तो यहाँ पर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में यहाँ पर 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए यहाँ पर 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिर इंडस्ट्री एवं कॉमर्स के लिए यहाँ पर 27,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम जो होते हैं उससे संबंधित मतलब पोषण संबंधी जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके लिए 35,600 रुपये का आवंटन किया गया है। फिर टूरिज़्म के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। फिर सीनियर सिटीजन और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए यहाँ पर 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यहाँ पर एससी और ओबीसी जो समूह के लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर 85,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिर आप बात करेंगे कि देखना चाहेंगे कि एसटी के लिए कितना किया गया है, तो एसटी के लिए यहाँ पर अलग से 53,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ऐसे पुरानी बहुत सारी स्कीम थी जिसको यहाँ पर उनके टाइम को उनके कह सकते हैं बजट को भी एक्सपेंड किया गया है। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम से उनमें सबसे पहले अगर देखें तो पीएम कुसुम स्कीम, तो पीएम कुसुम स्कीम जो है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसमें क्या होता था कि जो किसान डीजल और केरोसिन से संबंधित जो भी ऊर्जा के सोर्सेस है उसका उपयोग करता था, तो उसको यहाँ पर सोलर एनर्जी का उपयोग करने के लिए यहाँ पर स्कीम में लेकर के आया गया है, जिसके तहत क्या होगा कि अभी तक जितने किसान थे उनमें से लगभग 20 लाख किसानों को यहाँ पर सोलर पंप को सेटअप करने के लिए यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। और गवर्नमेंट ने इसके माध्यम से और सोलर ग्रिड बना करके जो से सोलर पंप होते हैं उसको भी कनेक्ट करने की यहाँ पर योजना लेकर के आई गई है। और इसी के साथ साथ जो पीएम कुसुम योजना है उसके तहत क्या होगा कि जो बैरन लैंड है, मतलब जिस भूमि पर अनाज को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगाई जाएगी। इसके मदद से क्या होगा कि जो सोलर सिस्टम से मतलब द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से क्या होगा, पैसे की जो उत्पन्न होगा उसको यहाँ पर किसानों की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। तो ये इसका पूरा एक प्रोजेक्ट लेकर के आया गया है। फिर यहाँ पर जो दूसरा प्रोजेक्ट था जिसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। इस कैंपेन के तहत क्या होगा करना है कि भारत को 2025 तक जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको यहाँ पे ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। तो उसी के लिए जो फाइनेंस मंत्रालय मिनिस्ट्री है उसने 69,000 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया है हेल्थ केयर में। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है PMJY उसमें यहाँ पर 6,400 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया है। फिर जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि जो लोकल वाटर सोर्सेस है उस लोकल वाटर सोर्सेस से उनको यहाँ पर बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर यहाँ पर जो स्वच्छ पानी है उसको उपलब्ध कराना है और इसके माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग करना है। इसके बाद जो पानी होता है, पानी में जो भी लवण यहाँ पर होते हैं उसको यहाँ पर ख़त्म करके अच्छा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है और नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराना है। इसी के तहत यदि आप देखेंगे कि जब 17वीं लोकसभा गठित हुई थी और नई सरकार नहीं थी और निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो वहाँ पर भी इन्होंने
जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। तो जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन किया गया था उसका उद्देश्य ये है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी 50% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूर से पानी लेकर के आती हैं और सर पे रख कर के लाती हैं, जिनसे उनका जो कह सकते हैं कि हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये मतलब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था और उसी के लिए यहाँ पे अलग से बजट का भी अलोकेशन किया गया है। फिर यहाँ पे जो एक पुराना मतलब स्कीम है उसको बढ़ाया गया है, वो है विलेज स्टोरेज स्कीम। इस विलेज स्टोरेज स्कीम में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो SHG ग्रुप्स होती हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा संचालित की जाती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं जो फार्मर है, किसान हैं, उनको यहाँ पर एक मतलब धन्य लक्ष्मी का जो स्टेटस है वो बनाने के लिए यहाँ पर अलग से स्कीम चलाया जाता है। उसी के लिए यहाँ पे भी अलग से आवंटन किया गया है, उसको भी बढ़ाया गया है। और फिर नेक्स्ट जो स्कीम है जिसको बढ़ाया गया है वो है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो 2020 और 21 का जो फिजिकल ईयर है उसके लिए यहाँ पर 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था, मतलब स्वच्छ भारत बनाने का, उसको भी यहाँ पर बाकायदा ध्यान देते हुए गांधी जी के 150 वर्षों के बाद भी इसको कंटिन्यू किया गया है। क्योंकि आप मोस्टली हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो साफ़ सफाई की वजह से ही होती है। तो उसी क्रम में ये जो प्रयास किया गया है बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। फिर एक अन्य जो स्कीम है इसको बढ़ाया गया है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लक्ष्य क्या था कि उसमें लक्ष्य ये था कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, जिसे हम GER कहते हैं, मतलब उसमें जो स्कूल है, स्कूल में बच्चियों का जो एडमिशन है, एडमिशन कराने का जो लक्ष्य था, वो जो पुराना लक्ष्य था उसको यहाँ पर और बढ़ाते हुए एक नया टारगेट सेट किया गया है, जिसमें ये रखा गया है कि जो बच्चे हैं उनके जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके। तो ये इसका एक लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है हम लेकर के आएंगे। ये हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि एक वीडियो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जो बजट के जो भी सेक्शन रहेंगे वो पार्ट वाइज आएंगे और आपको बहुत ही हर वीडियो में एक नया नया इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। और ये जो वीडियो है इसका वीडियो का जो एनालिसिस है वो इंग्लिश में भी आएगा। तो आप लोगों को जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से ही सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पर बजट का एक सेक्शन है, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन और बजट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इसी के साथ इसे जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।